पोते जो होते हैं वो शायद औलाद से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि अलग रहता था और वीकेंड पे हमारे पास आता था तो बहुत दौड़ता हुआ आता था, मेरे पास आके लिपट जाता था बिग बाबा कहकर। जब वहाँ धुआं भर गया और उन्होंने लाइट बंद कर दी तो फिर उसको घबराहट हुई, तो उसने कहा मुजम्मिल मैं यहाँ पे गुल प्लाजा में आया हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और यहाँ धुआं भर गया है और बिल्कुल अंधेरा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा और सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तुम कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो। बस वो बहस करता रहे, वो उनसे कहता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा कि कुछ तो करें, आप ऊपर जाएं तो सही, कोशिश करें, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर कोई 10 मिनट के बाद दोबारा उन्होंने कॉल की तो बेल तो बज रही थी लेकिन फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज़ और आपको उम्मत डिजिटल में खुशामदीद कहता हूं। गुल प्लाजा सानिया ने 69 लोगों को अपने प्यारों से जुदा किया और उन प्यारों को उनकी डेड बॉडीज़ भी अभी तक नहीं मिली हैं। तकरीबन 26 से 27 लोग हैं जिन्हें उनकी डेड बॉडीज़ या उनके पीसेस मिले हैं। मैं एक आज ऐसे गमज़दा ख़ानदान के साथ हूँ जिनके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्यारे इस दुनिया में अब नहीं रहे। गुल प्लाजा सानिया में डॉक्टर आयशा, उमर नबील और उनका 14 साल बेटा वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आज उनकी फैमिली से आपकी बात करवाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उस सानिया के वक्त कहाँ थे और क्या कुछ गुजर रही है उन पे, क्योंकि एक मुश्किल तरीन लम्हा ये है कि गुल प्लाजा सानिया को आज 11वां रोज़ है, लेकिन उमर नबील, डॉक्टर आयशा और उनके बेटे अली की डीएनए रिपोर्ट तक नहीं आ सकी। उन प्यारों पे कितना मुश्किल वक्त है, उनके वालिद से पूछते हैं, शाहिद अली साहब से। सानिया तो देखें अल्फाज कभी मुदावा नहीं, और आपके जो फैमिली मेम्बरान का दुनिया से गुजर गए, तो आप उस वक्त कहाँ थे? कितनी देर पहले बातचीत हुई थी? असल में मुझे किसी दोस्त के यहाँ जाना था, कोई दावत थी दोस्तों की, तो मुझे तो 9 साढ़े 9 बजे पहुंचना था और मैं रास्ते में था, तो मैंने कहा मैं घर जाऊंगा नॉर्थ हैदराबाद, फिर मुझे मलिर मॉडल कॉलोनी जाना था। मैंने उसे फ़ोन किया था कि बेटा मैं आपके घर आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उसने कहा पापा मैं तो ऑफिस में हूँ इस वक्त। उसका ऑफिस था ये शारा फैसल पे नवीना ग्रुप का जो ऑफिस है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कहने लगा लेकिन आप चले आए घर, मैं तो दफ्तर में फ़ोन कर देता हूँ। तो बस उसके बाद मैं घर चला गया, उसके वहाँ मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया, कुछ ईशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास चला गया। तो मैं तो वहाँ मसरूफ़ था और ये पीछे से ये हुआ कि मेरा जो पोता अली था वो ट्यूशन पे कहीं गया हुआ था, तो मेरी बहू ने उसको वहाँ से ट्यूशन से लिया, फिर वो उसके ऑफिस पहुँच गई। फिर ये तीनों ऑफिस से निकल के और वो कुछ शॉपिंग करने के लिए, इसलिए कि वो कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक आध हफ्ते में बेबी कोई आने वाला है तो उसके लिए कुछ शॉपिंग कर लेंगे। तो वहाँ चले गया। वो चूँकि मेज़नाइन फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर थे और जब आग लगी तो वो नीचे लगी थी, तो वहाँ उस वक्त आग नहीं थी। तो जो मुझे पता चला है उसमें ये कि उसने कॉल की थी जब वहाँ धुआं भर गया और उन्होंने लाइट बंद कर दी तो फिर उसको घबराहट हुई, तो उसने कॉल की थी मुजम्मिल को जो उसका हमजुल्फ है। तो उसने कहा मुजम्मिल मैं यहाँ पे गुल प्लाजा में आया हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और यहाँ धुआं भर गया है और बिल्कुल अंधेरा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा और सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तुम कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो। वो कहीं नज़दीक था, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ी से वो आया और वो उस वक्त उसके ऊपर लाइन पर बात करता आ रहा था। फिर वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर जो भी लोग थे जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे या रेस्क्यू कर रहे थे, उसने जिनको देखा कि कुछ लोग काम कर रहे हैं इस पर, तो मुजम्मिल ने उनसे बात की कि भाई वो फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली फंसी हुई है, उनके साथ बच्चा भी है, उनकी बेगम भी है, तो आप लोग कुछ करें उनके लिए। तो वो कहने लगे उनका लोकेशन तो हमें बताएं फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ पर है। तो इस दौरान में कॉल ड्रॉप हो गई थी, उसने दोबारा कॉल की। उसने कहा उमर भाई आप मुझे लोकेशन बताएं। उन्होंने कहा तो बिल्कुल अंधेरा नज़र नहीं आ रहा। कहा कम से कम दुकान नंबर बता दें। उसका दुकान नंबर भी नज़र नहीं आ रहा और मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी बेगम भी साथ है और उसकी बेगम की आवाज़ भी उस आ रही थी उस वक्त। तो फिर उसने उन लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा यार हम कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बस वो बहस करते रहे, वो उनसे कहता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा कि कुछ तो करें, आप ऊपर जाएं तो सही, कोशिश करें, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर कोई 10 मिनट के बाद दोबारा उन्होंने कॉल की, तो बेल तो बज रही थी लेकिन फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। तो ऐसा लगता है कि शायद वो धुएं की वजह से उनका दम घुट गया होगा, या वो शायद बेहोश हो गए थे, क्या हुआ। बस ये तकरीबन 10:53-54 पे आखिरी बात उनसे हुई थी। उसके बाद फिर उनसे कोई रब्ता कायम नहीं हुआ। मुजम्मिल भाई वहाँ पर कितनी देर में पहुँच गए थे? वो शायद 8 से 10 मिनट में पहुंच गए थे, और उन्होंने जब वो पहुंचा था तब भी उस कॉल करके भी बात की थी, और उन लोगों को बताया भी था कि वो ऊपर हैं, लेकिन वो ये जिद कर रहे थे कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। मतलब देखिए, बात ये है कि अगर आपको पता है ऊपर फैमिलीज हैं, उसके 2-3 एक्सेस हैं, अगर 2-4-5 लोग होंगे तो ऊपर जाके जो रास्ता था, सीढ़ी थी, दरवाज़ा था, जो भी था, वहाँ से आवाज़ लगा सकते थे, भाई यहाँ पे कौन है, आ जाए। तो 3-4 मिनट में तो ये लोग चढ़ के ऊपर जा सकते थे, या किसी तरह कुछ हो सकता था, इसलिए कि हो सकता है सब जगह आग लगी नहीं थी। ऊपर तो आग थी नहीं, ऊपर से धुआं था, और चूंकि इन्होंने सारी जो खिड़कियां थी उनको बाकायदा परमानेंट बंद कर दिया था, चिनाई करके सीमेंट से। वहाँ शीशा नहीं था कि कोई इसको तोड़ सके, खोल सके। और तो जाहिर है जब धुएं को निकलने का रास्ता नहीं था, तो धुएं की वजह से दम घुटा है लोगों का, काफ़ी लोगों का ऊपर। आग वहाँ बाद में पहुंची थी, फिर आग ने जो नुकसान पहुंचाया वो तो आपको पता है। मुजम्मिल भाई क्या कह रहे हैं, जब वहाँ पहुँचे थे क्या फायर ब्रिगेड वहाँ पे मौजूद थी? रेस्क्यू को कोई और इदारा था वहाँ पर जो उनकी मदद करता है, या किसी को मदद के लिए बोलते? तो फायर ब्रिगेड थी वहाँ पे? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो कह रहा था वहाँ पे कुछ लोग थे, तो मैंने उनसे बात की थी। अब वो पता नहीं कमेटी के लोग थे या वो रेस्क्यू वाले थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इसलिए कि मेरी हिम्मत भी नहीं होती उनसे पूछने की, इसलिए कि ऐसी बात पूछ के मुझे बहुत दुख होता है। आप कितनी देर बाद पहुँचे थे? नहीं, मैं तो चूंकि मलीर में था, मैं तो अपने घर गया था, 12 बजे के करीब पहुंचा था, तो मेरे बेटे का फ़ोन आया था, वो वहाँ पहुँच गया था, मेरा ख्याल है 11 बजे के आसपास ही वो पहुँच गया था। तो उसने देखा कि बैक साइड पर वो गया, तो वहाँ से ना लोगों को ज़ख्मी हालत में जो है निकाल के वो लेके जा रहे थे सिविल हॉस्पिटल। तो वो उसने कहा कि यार ये वहाँ ले जा रहे हैं, क्या पता मेरा भाई वहीं पर हो। तो वो सिविल हॉस्पिटल चला गया। सिविल हॉस्पिटल में कुछ लोगों को बर्न वार्ड में लेके गए थे, वहाँ कोई 2-4-5 आदमी थे, ज़्यादा नहीं थे। उसने उन्हें देखा, उन्हें नहीं था, फिर वो ट्रॉमा में चला गया। वहाँ लोग आ रहे थे जो जिनका सांस लेने में जिनको दुश्वारी थी, और उसने बताया कि शायद 2 लोग तो उस वक्त उसके सामने एक्सपायर भी हो गए थे। तो वो फिर वहाँ रहा कि हो सकता है यहीं पर लाएंगे, मेरे भाई को भी ले आएंगे अगर निकालेंगे कोई। तो वो वहाँ रहा, 1-2 घंटे तक वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर दोबारा वो साइड पे आ गया, तो उस वक्त तो आग काफ़ी लग चुकी थी, और रेंजर्स भी आ गई थी, उन्होंने दुकानों और करीब से सबको दूर कर दिया था कि हम आग बुझा रहे। तो वो गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ थी, और लोग दूर खड़ा कर दिया था। बस वो मेरे बच्चे जो थे, वो जो भी रिश्तेदार थे, वो दूर खड़े होकर देख रहे थे कि शायद ये आग बुझ जाएगी तो लोग अंदर जाएंगे, निकालेंगे। लेकिन वो आग तो बुझी नहीं, और ना कोई अंदर जा सका, 2 दिन तक लगी रही। तो आपके 2 बेटे थे? मेरे 3 बेटे थे, जिसमें से बीच वाला था, एक इससे बड़ा है, एक इससे छोटा है। ये महिला बेटा था मेरा। मतलब आप अपने बच्चों का नाम बताना चाहेंगे? मेरे बड़े बेटे का नाम अदील है, इसका नाम उमर नबील था, और इससे छोटा मोहम्मद राहील है। बड़े बेटे के मेरे 4 बच्चे हैं, और इसके 2 बेटे थे, उसमें से जो बड़ा बेटा था 14 साल का या 13 साल का, वो अली, वो साथ था, और एक बेटा 9 साल का मोहम्मद है, वो घर पर था, तो वो हमारे पास है। और उसकी वाइफ थी डॉक्टर आयशा, उसके साथ थी, वो शॉपिंग कर रहे थे। फिर एक और बात ये हुई कि वो गाड़ी पार्क करके पार्किंग वाले को चाबी दे गया था। तो तकरीबन कोई 2:30-3 बजे पार्किंग वाला परेशान हो गया कि जो लोग ऊपर गए हैं वो आए नहीं, तो उसने किसी को वहाँ पे रब्ता किया। उसकी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कौन सा था, जिनको कह रहा था कि भाई एक आदमी 35-40 साल का था, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ से गया है अंदर, और ये गाड़ी मुझे दे गया है, चाबी मेरे पास है, और उस गाड़ी में से उसने शनाख्ती कार्ड भी निकाल के दिखाया कि ये उसका शनाख्ती कार्ड है, और ये वापस नहीं आया। तो मैं समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा गाड़ी का नंबर का, उसने गाड़ी का नंबर तो मुझे याद नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। गाड़ी दिखा दी उसने, तो वो उसको वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दी गई। तो उससे हमें पता चला कि गाड़ी वहाँ खड़ी है और ये मसला हुआ है। वैसे तो मेरे चूंकि बच्चे वहाँ थे, और मुजम्मिल ने चूंकि बात भी की थी, उसे पता भी था, लिहाजा ये तो सबको पता था कि भाई ये मामला है। और उसका जो है
मेरे ख्याल है कुछ लोगों ने जो उसकी बातचीत हुई थी उसका जो लॉग है वो निकाला है और उन्होंने तस्दीक किया कि हाँ वो इस वक्त तक बात कर रहा था और राब्ते में था, उसके फ़ोन पे ये कॉलिंग हुई हैं। कैसी यादें थी आपकी उम्र से या अली से? अली क्योंकि दादा का तो पास हो जाते हैं, पोते। हाँ ये बात सही है आपकी। वो पोते जो होते हैं वो शायद औलाद से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो एक बात तो ये कि वो मेरी जो बहू थी आयशा, वो जब माँ जैसे कहती है कि वो जो तुम्हारा वालिद है उसको क्या पुकारें, तो वो उसको कहती थी आप बाबा बोला करें, तो उन्होंने बाबा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यह कि मेरे जो बड़ा बेटा है उसके बच्चे जो पहले से हैं, बड़े हैं वो, तो वो मुझे कहते थे बाबा। तो जब वो अली मेरे पास आया तो वो कंफ्यूज हो गया कि वो बाबा बोलता था अपने अब्बा को, अब मुझे भी बाबा बोलता था, तो वो घबरा जाता था। फिर उसने खुद ही से फैसला किया कि वो फिर अपने अब्बा को बाबा बोलता था और मुझे बिग बाबा बोलता था। तो वो बड़ी, जब भी वो चूँकि अलग रहता था और वीकेंड पे हमारे पास आता था तो बहुत दौड़ता हुआ आता था मेरे पास, आके लिपट जाता था बिग बाबा कहकर। किस जमात में था अली? अली मेरे ख्याल है 5वीं क्लास में था, 5वीं में या 6ठी में, एग्जैक्ट में याद नहीं आ रहा ਸੀ। और उनकी क्या रूटीन होती थी, क्या लाइफ स्टाइल था उनका? वो असल में गुलशन इकबाल में जो सरसरी यूनिवर्सिटी है उसकी बैक पर रहता था और हम नौरताबाद में रहते हैं। और वो नवीना टेक्सटाइल जो इनका ऑफिस है नवीना ग्रुप का, वहाँ पे वो CFO था। और दूसरा ये कि वो अपने बच्चों के साथ ना रोज़ाना तकरीबन 2 घंटे टेनिस खेलता था, तो बच्चों को भी साथ ले जाता था। गर्मियों में वो अपने बच्चों को लेके जाता था, उसमें मेरे बड़े बेटे के बच्चों को भी साथ लेके जाता था, स्विमिंग कराता था उन्हें हफ्ते में 1 दिन, और हफ्ते की शाम को वो हमारे घर आ जाता था। उस दिन वो बस शॉपिंग के चक्कर में नहीं आया, वरना तो उस वक्त तो हमारे घर पर ही होता, नॉर्थाबाद में। मतलब रिस्पेक्ट था उनके यहाँ बेबी? जी जी जी, हाँ जी हाँ। उसी की शॉपिंग करने गए थे, उसने घर में कलर वगैरह भी कराया था कि, और इत्तेफाक से उसने 20-25 दिन पहले नई गाड़ी ली थी फॉर्चूनर, तो बहुत खुश था। मतलब जाहिर है वो सेलिब्रेट करना चाहता था, मेरे घर में एक और बेटा आएगा, और उसने उसका नाम भी रखा था। मुझे कहा था अब्बा मैं अब कैसे इसका ऐसा नाम रखूँगा जो मुसलमान आमतौर से नहीं रखते, ईसाई अलबत्ता रखते हैं। मैंने कहा मैं समझ गया तुम क्या नाम रखोगे। उसने कहा अच्छा बताएं, तो मैंने कहा वो फिर तुम नाम रखोगे नूह, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम आमतौर से मुसलमान में सुना नहीं है, लेकिन हाँ ईसाइयों में अक्सर होता है। तो कह रहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसका नाम नूह रखूँगा। अब क्या समझते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ने गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ रवा रखा हुआ है सिलसिला, या आप इस बात को इस तरह ले लें कि रेस्क्यू इदारों ने जो सिलसिला शुरू किया था ऑपरेशन का, आपको लगता है कि मल्टीनेशनल शहर, फाइनेंशियल हब और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाने वाला, कमा के देने वाला, आबादी वाला शहर के साथ ये जो रेस्क्यू इदारे थे ये इंसाफ कर रहे थे? नहीं, रेस्क्यू वाले तो इंसाफ क्या करेंगे, रेस्क्यू वाले के पास तो इक्विपमेंट ही नहीं थे, ना कोई ट्रेनिंग है उनके पास। तो जिनके पास ना आलात हो ना ट्रेनिंग हो तो वो क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। इंटरनेशनल रूल्स है कि 1 लाख से 2 लाख लोगों पर, आबादी पर एक फायर ब्रिगेड होना चाहिए, उसमें फायर टेंडर, उसमें फायर वर्कर्स होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कराची में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और आप उस सानिया के विटनेस वाले, लेकिन आप मुतासिर हैं कि आपका प्यारा उसमें जला, ठीक है ना, और प्यारे 69 लोग उसमें जले। तो क्या ये रेस्क्यू इदारे हक अदा कर रहे हैं इस कराची में अरबों रुपए के बजट के बावजूद, या इनमें कमी है? क्या होना चाहिए इनको? मतलब आप एक मुतासिर हैं, मैं बहुत सी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन आप क्या कहते हैं? देखिए जो आप बात कर रहे हैं ये तो बात की बात है, यानी रेस्क्यू इदारा या फायर ब्रिगेड टेंडर का आना ये तो बात की बात है। जो पहली चीज़ होती है वो बिल्डिंग में अंदर इंतजामात होते हैं और फौरी तौर पर उन पर काबू पाने के लिए उनके पास सब कुछ होता है। वो तो जब उनके कंट्रोल से बाहर होता है तो बात होती है। तो आप मुझे बताइए कि अगर वो आग जब लगी थी और अगर दुकानों के पास, दुकानदारों के पास, सबके पास अगर वो फाइटिंग की तमाम चीज़ें जो सिलेंडर्स होते हैं वो होते और उन्हें चलाने भी आते, तो वो इस्तेमाल होते, तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि वहाँ कोई आग लगी थी या नहीं लगी थी। ये तो
जब आग फैल जाती है उसके बाद पता चलता है। तो वहाँ पर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं था। अगर होता तो यकीनन, मैंने तो अभी मेरे ऑफिस का एक है साथी जो उसने बाइक में पेट्रोल डलाया था यहाँ करीब के पेट्रोल पंप से, और उसके बाद जब उसने 2-4 कदम हट के किक मारी तो गाड़ी स्टार्ट हुई और इत्तेफाक से उसके कार्बोरेटर से थोड़ा पेट्रोल लीक होकर गिरा, उसमें आग लग गई। तो वो घबरा गया कि भाई मैं इसको कैसे बुझाऊं। उसे इधर उधर देखा और उसके हाथ से गाड़ी छूट गई। तो अभी वो गाड़ी को देख ही रहा था, इतनी देर में पीछे से पेट्रोल पंप का एक कारिंदा आया, उसके हाथ में सिलेंडर था, उसने उसको हिला के और स्प्रे किया और वो आग बुझ गई। तब दुनिया में ये 2-3 लोगों के अलावा किसी को पता भी नहीं होगा कि वहाँ कोई आग लगी थी, क्या हुआ था। लेकिन अगर वही आग को नहीं काबू में किया जाता तो हो सकता है पेट्रोल पंप जल जाता। फिर ये बात आती कि वो फायर टेंडर कब आया था और रेस्क्यू वाले आए थे नहीं आए थे। तो ये तो बात की बात है ना। पहली तो ज़रूरत ये होती है कि बिल्डिंग में खुद इंतज़ामात होते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। उसमें एक बात ये भी होती है कि सायरन बजते हैं जिससे सबको पता चल जाता है कि आग लग गई है। फिर दूसरी बात ये कि अगर रोज़ाना दरवाजे बंद होते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आप दरवाजे बंद करते हैं सिक्योरिटी के लिए, या आहिस्ता आहिस्ता जब लोग जा रहे होते हैं आप दरवाजे बंद करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इमरजेंसी हो जाए तो दरवाजे फ़ौरन खोल देने चाहिए थे, और न सिर्फ खोलने चाहिए बल्कि वहाँ से अनाउंसमेंट भी होना चाहिए कि ये दरवाज़ा इस तरफ है, जो फंसे हैं वो इस तरफ आ जाएं। और वो अपने मोबाइल की लाइट भी ऑन करके दिखा सकते थे। तो वो जो आग ऊपर तो बहुत देर में पहुंची थी। दूसरी बात ये है कि जो खिड़कियां अगर वो परमानेंट बंद ना होती, उनको अगर खोलने वाला सीन होता या शीशे होते तोड़ देते तो धुआं उधर से निकल जाता, तब भी लोग बच जाते। लेकिन शायद किसी ने ये सोचा ही नहीं है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। ना ट्रेनिंग है, ना कोई इंतज़ाम है। तो उसके बाद फिर कोशिश ये होती है कि यार मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, मुझ पे कोई जिम्मेदारी ना आ जाए। तो बस लोग फिर इधर उधर हो जाते हैं, बस ये हो जाता है सब काम। क्या इन तमाम मुतासरीन को यूनियन की जानिब से या सरकारी इदारों की जानिब से कहीं आपको बिठा के बताया गया कि आपके प्यारों के साथ क्या कुछ हुआ, या आपके कोई सवालात आपको सुना गया हो, या सिर्फ डीएनए के लिए बुलाया गया, या सिर्फ इतनी सी? नहीं, बस ये बात सही है कि सिर्फ डीएनए के लिए बुलाया गया था और लिस्टें बनाई गई थी। पहले तो ये हुआ था जिसके भी हैं लोग तो वो अपना नाम बता दें, उनकी वेरा वो पूछे थे शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस बता दें, आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, या कुछ ये कि उनकी हाइट कितनी थी, कपड़े कैसे पहने हुए थे। ये सब बातें बना के उन्होंने लिस्ट बना ली थी। तो पहले 58 लोगों की शायद लिस्ट थी, बाद में 85 कितने लोगों की हो गई। तो बस उसके बाद फिर वो कहने लगे कि चूँकि वो शनाख्त के काबिल तो नहीं है बॉडीज़, तो फिर आप लोग जो है कोई ब्लड का सैंपल दे दें, जो भी उसके करीबी रिश्तेदार है या बेटा है या बेटी है उसका, ताकि फिर वो हम मैचिंग करेंगे। तो अब उन्होंने वो ले लिए हमसे, लेकिन अभी तक वो मैचिंग वगैरह के प्रोसेस में है। उसके बाद वो हमारे हवाले करेंगे जो भी उनके है, जिसके आज़ा है या जो भी कुछ है। तो इस वजह से हम ना नमाज जनाजा भी तक कर सके, ना कोई और तकरीब कर सके, इसलिए कि अभी तक हम नमाज जनाजा ज़ाहिर है जब कुछ मिलेगा तो फिर नमाज भी पढ़ाएंगे, तदफीन भी कुछ करेंगे। तो ये सब भी अभी बहुत तकलीफ दे अमल है कि हम उसमें इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक। मतलब अभी लास्ट टाइम आपसे क्या बात हुई? किसी ने कोई नई बात बताई या कुछ आपसे पूछा? असल में ये सारी चीज़ें मेरा बेटा जो छोटा है राहील, वो देखता है, वो डीसी ऑफिस भी जाता है, जो कंसर्न लोग हैं उनसे मिलता भी है, और बस अभी वही फॉलो अप कर रहा है। उसी ने बताया कि भाई अभी तक जो है ना वो मैचिंग नहीं हुई है और अभी वो प्रोसेस में है, और हो सकता है कि बांस की हड्डियां जो है उनसे एक्सट्रैक्ट करना भी मुश्किल हो रहा है डीएनए सैंपल। तो फिर वो शायद इससे फर्दर कोई अलग जो फॉरेंसिक जो कोई है टेस्ट वगैरह वो करके फिर उससे पता करेंगे कि कौन सी बॉडी किसकी है। तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। एक वालिद इस हादसे के बाद ये जो प्रोसेस चल रहा है इससे मुतमईन है? नहीं, मुतमईन तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं होगा, दुनिया में ऐसा कहीं होता ही नहीं है। लेकिन ये कि जब हमारे जिस हम माहौल में रह रहे हैं, जिस सूरत हाल में, तो हम तो बेबस है ना, जो कुछ हो रहा है बस सब्र ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो आप और हम एक ही शहर के रहने वाले हो। इससे पहले भी आरजे मॉल में आग लगी, इससे पहले कई हादसा ऐसे हो चुके हैं। साल साल बाद हादसा होता है, बल्कि यूँ समझे कि दो हादसों के दरमियान जो अरसा है उसे ही कुछ हम अमन का या पुरअमन वक्त कह सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब कि कितना होना चाहिए, बस नहीं होनी चाहिए? तो देखिए बात यह है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ स्टॉप लगा देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। बुनियादी बात यह है कि जो भी हमारे शहर में बिल्डिंग्स हैं, ख़ासतौर पे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं,
या पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर अब तो कम से कम इंतज़ाम करना चाहिए। और दुनिया में तो इतनी एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि एक तो रेस्क्यू की टीमें और फायर ब्रिगेड तो अलग अलग टीमें होती हैं, और रेस्क्यू वालों का काम सिर्फ लोगों को निकालना और बचाना होता है, फायर ब्रिगेड का काम आग पर काबू पाना होता है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ फायर ब्रिगेड आती है, रेस्क्यू का हमला होता ही नहीं है, और वो अनट्रेंड भी है, उनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है दुनिया भर में। इसलिए इतनी सारी मार्केटें, उनके बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है, ना वो एग्जिट तो फायर एग्जिट का रास्ता है, ना लोगों के पास ट्रेनिंग है, और ना ही इस तरह वो मार्केटें बनाई गई हैं कि वहाँ से लोग आसानी से चल फिर सकें, निकल सकें। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि शहर की तमाम ऐसी बिल्डिंगों का मुआयना किया जाए। वो सारे इदारे जो हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसके गिर्द रास्ते कैसे होने चाहिए, फिर वहाँ पे पार्किंग का इंतज़ाम कैसा होना चाहिए, फिर वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इमरजेंसीज हो सकती हैं, आग जैसी इमरजेंसी के लिए वहाँ क्या किया जाएगा। तो ये सब इंतज़ाम अगर कर दें तो हो सकता है हम आइंदा नुकसान में बहुत ज़्यादा कमी ला सकें। हम जिनको वोट देते हैं या सपोर्ट करते हैं, अब उनका बिहेवियर एक मुतासिर वालिद के हिस्से से आपको लगता है कि ठीक था? देखिए, मुतासिर तो हम सब हैं, मैं तो ठीक है, मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन इस शहर में जितने भी लोग हैं, जाहिर है कि हम सब एक शहर के, एक मुल्क के बाशिंदे हैं, और हम एक दूसरे से हमारा एक रिश्ता है। तो मुतासरीन तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरा शहर है, पूरा मुल्क है। हम सब चाहते हैं कि हमारे मुल्क में सारे इंतज़ामात अच्छे हों, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन अब जाहिर है कि जहाँ इस मुल्क में एक तो इंसाफ का निज़ाम नहीं है, करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हर सतह पर लोग जो है वो कोई भी चीज़ हो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, लिहाजा कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। हो सकता है फायर ब्रिगेड वालों को पैसे ऊपर से फंड आते हों, लेकिन वो चीज़ें ना ख़रीदी जाती हों या नाक़िस ख़रीदी जाती हों। तो ये तो सबको पता है, ये कोई मतलब मुझे नहीं पता है, तो आपको भी पता है कि भाई यहाँ पर अगर इंतज़ामात को ठीक किया जाएगा तो करप्शन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि जो भी साहिब इक़्तिदार है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उनका काम है कि अब तो कम से कम वो सोचें कि यार हमने जितना कर लिया बस इससे मुझे बहुत हो गया, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। और पूरी दुनिया से सीख सकते हैं, पूरी दुनिया में किस तरह लोग रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसे हादसात को, तो उनसे सीख सकते हैं।